18 में। अब हम चलते हैं लेक्चर नंबर 18 की तरफ, जिसमें हम बाकी की 6 जो टाइप्स रह गई हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की, उनको हम कवर अप करेंगे। सो बेटा यहाँ पर हमारी जो सेकंड वन टाइप है वो है लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का जो सेकंड नेम है वो पीर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी है, PEER पीर। बेटा पीर एक बिज़नेस का जॉर्गन है और ये एम्प्लॉइज़ के लिए यूज़ होता है, ऐसे एम्प्लॉइज़ के लिए जो एक ही डेजिग्नेशन पे फॉल करते हैं। ठीक है, जैसे मैं लेक्चरर हूँ और मेरे लेवल पे जितने भी बाकी सारे आपकी यूनिवर्सिटी में टीचर्स हैं वो मेरे लिए पीर कोलीग्स हैं, यानी कि हम सब जो हैं वो इक्वल रैंकिंग में लाई कर रहे हैं। ठीक है, सो ये लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो होता है इसमें ये सबसे ज़्यादा जस्टिफाइड कंसीडर किया जाता है। उसकी रीज़न ये है कि इसमें कोई फेवरेटिज़म नहीं होता, कोई अपवर्ड या डाउनवर्ड कोई इस किस्म का अप रैंकिंग या स्मॉल रैंकिंग, इसका कोई चक्कर नहीं होता, क्योंकि सब जो इक्वल लाइन पे जो है वो होते हैं, वो पीर डेजिग्नेशंस होती हैं सबकी, और ये मोस्ट सिंपल भी होता है। तो दैट्स वाई जो है वो इसको लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। बेटा इसकी सबसे पहली जो करेक्टरिस्टिक है वो यही है कि इट इज़ द सिंपलेस्ट वन। सिंपलेस्ट वन क्यों है? इसकी पीरशिप की वजह से। ठीक है, कि इसमें सब जो इसकी जो है वो सारी, अच्छा छलियों वाले ने भी ना बीच में, अच्छा जो है ना ये पीर अपने पीर स्ट्रक्चर की वजह से जो है ये ज़्यादा सिंपलेस्ट कंसीडर किया जाता है, क्योंकि सब एम्प्लॉयज़ की डेजिग्नेशन और सब एम्प्लॉयज़ का जो है वो वे ऑफ वर्क, गाइडलाइंस टू वर्क, वो सब चीज़ें जो हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, सो टॉप टू बॉटम अगर आपने फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन देखना है, फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब ये होगा कि डिसीजंस लेना, स्ट्रेटजीज़ बनाना, प्लानिंग करना, ये सब चीज़ें जो हैं ये अपवर्ड से डाउनवर्ड मूव करती हैं। ठीक है, यानी कि टॉप मैनेजमेंट जो है ये सारे डिसीजंस लेती है, प्लानिंग करती है, डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज़ बनाती है, प्रोजेक्ट स्ट्रेटजीज़ बनाती है, एंड देन इसको टॉप टू बॉटम यानी कि जो लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं, ये जो लाइन स्ट्रक्चर हमारा आ जाता है, जिनको फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज़ भी बोलते हैं, उन तक जो है वो इसको जो है वो कन्वे किया जाता है पूरी इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, नाउ हेड कंट्रोल वेरी इजी। अब ये बिल्कुल उसी तरह से सेम आप इसकी एग्जांपल इस तरह से भी ले सकते हैं कि जैसे आप सब स्टूडेंट्स जो हैं, आपकी क्लास में अगर 22 स्टूडेंट्स हैं तो वो 22 जो है वो इक्वल, यानी कि सब स्टूडेंट्स हैं, कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है किसी भी टीचर के लिए। ठीक है, हाँ सीआर को कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन वो डिज़र्व भी करता होता है उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए, दैट्स वाई उसको दे दी जाती हैं। लेकिन अदरवाइज़ अगर देखा जाए तो बेसिकली वो भी एक लाइन जो आप लेवल कह लें वो उसी पे आते हैं। ठीक है, और जिस तरह से आप सबको कंट्रोल करने के लिए एक हेड बना दिया जाता है, लाइक वो आपके टीचर्स हो गए, वो आपके इंचार्ज हो गई, या आपका सीआर हो गया जो आपके सारे कामों को देखता है, तो इसमें भी जो कंट्रोल होता है इन सारे पीर एम्प्लॉयज़ के ऊपर, एक ही तरह के एम्प्लॉयज़ के ऊपर, वो सारा क्या होता है, एक हेड कंट्रोल होता है। ठीक है, देन डिपार्टमेंटलाइजेशन होती है। ये डिपार्टमेंटलाइजेशन की सबसे बड़ी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से दूंगी कि चूँकि एम्प्लॉयज़ को बड़ी या छोटी डेजिग्नेशन में डिवाइड करना या उनको रैंकिंग करना, और रैंक में फिर क्लैरिटी ना रहे, ट्रांसपेरेंसी ना रहे कि किसी को जो है वो उस बेस पे, फेवरेटिज़म की बेस पे बना दिया गया है, कोई डिज़र्व नहीं करता और उसको वो पोजीशन दे दी गई है, तो इन सबसे ज़्यादा बेहतर चीज़ होती है कि आप डिपार्टमेंट्स बना दें, सेम उसी तरह से जिस तरह से यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी को अगर बेसिकली देखा जाए, एक पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसको देखा जाए तो उसमें जो है वो उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कोई एक प्रेसिडेंट तो हो नहीं सकता, कोई एक प्रिंसिपल तो हो नहीं सकता, कोई एक सीईओ तो हो नहीं सकता, वो सारे डिपार्टमेंट्स के लिहाज से कोई एक डिसीजन तो लिया नहीं जा सकता, क्योंकि डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट जो है वो सिचुएशंस भी वेरी करती हैं, डिमांड्स भी वेरी करती हैं, और डिसीजन क्राइटेरियाज भी वेरी करते हैं। ठीक है, सो अब उसमें जो है वो डिपार्टमेंटलाइजेशन, केमिस्ट्री का अलग डिपार्टमेंट, बायो का अलग डिपार्टमेंट, बॉटनी का अलग, लॉ का अलग, मतलब कितने नंबर ऑफ़ डिपार्टमेंट्स हैं, कॉमर्स का अलग, मैथ्स कम्युनिकेशन का अलग, एचआर का अलग। ये सारे जो डिपार्टमेंटलाइजेशन है, इनका मकसद क्या होता है कि जो डिपार्टमेंटल लेवल पे जो काम हैं उनको जो है वो एक प्रॉपर वे में और स्मूथ वे में जो है वो कंडक्ट किया जा सके, और उनके ऊपर फिर एक हेड, जिसे कि हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट कहते हैं, जैसे HOD जिसको हम बोलते हैं, जो कि हमारे सर
सर सफदर अभी भी गालिबन वही होंगे मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी में। यस, तो बेटा वो एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है जो कि उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो है वो सारी चीज़ों को, सारी प्लानिंग को, सारी स्ट्रेटजीज़ को, सारी प्रॉब्लम्स को क्या करता है, टैकल करता है, ठीक है। एंड देन इंडिपेंडेंट डिसीजंस, फिर बेटा ये जो डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं इनके डिसीजंस इंडिपेंडेंट होते हैं। अब लेट्स सपोज कि जैसे हमारे डिपार्टमेंट के हेड जो हैं वो सफदर साहब हैं, डॉक्टर सफदर हैं, और जो लेट्स सपोज कि जो मैस कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट के हेड हैं वो उनका नेम मेरे जहन से निकल गया, बट लेट्स सपोज कि डॉक्टर इसरार हैं, ठीक है। अब डॉक्टर इसरार ने अगर कोई डिसीजन अपने डिपार्टमेंट की सिचुएशन के लिहाज से ले लिया है तो बाकी डिपार्टमेंट के एचओडीज़ या एचओडीज़ के ऊपर जो डीन्स होते हैं वो ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते कि सर आपने ये डिसीजन क्यों लिया है, क्योंकि उनको अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी है जहाँ पे उनको लगा कि मेरे डिपार्टमेंट में ये प्रॉब्लम आ रही है एंड आई शुड रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम इन दिस वे, सो आई शुड टेक दिस सॉर्ट ऑफ डिसीजन। तो वो अगर किसी तरह का डिसीजन ले भी लेते हैं तो वो ऑब्जेक्शनेबल नहीं होता। इस वजह से जो डिसीजंस होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। सो बेटा यहाँ भी मैंने ये टॉप टू बॉटम कम्युनिकेशन की तरफ भी मैंने इशारा किया। यहाँ पे जैसे सीईओ हो गए, मैनेजर्स हो गए, फंक्शनल मैनेजर्स हो गए, सेल्स मैनेजर्स हो गए, ऑपरेशनल मैनेजर्स हो गए, ये सारे जो हैं ये लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं, ठीक है। अच्छा बेटा ये सारे स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट एक जैसे मिलते जुलते ही हैं, बस माइनर सी जो है आप कह लें कि डिफरेंसेस हैं। सो यू पीपल हैव टू मेमोराइज बाय द ट्रिक्स के कौन से डिपार्टमेंट की क्या स्पेशलिटी है, ठीक है। अच्छा बेटा आगे हमारे पास आते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर आ जाते हैं। अच्छा डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होता है बेटा, डिवीजन का वर्ड निकला है डिवीजन से, इट मीन्स टू डिवाइड समथिंग, बट व्हाट समथिंग, आपने अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को और फंक्शंस को डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटीज़ एंड द कॉम्पिटेंसीज ऑफ द एम्प्लॉयज़, ठीक है। अब यहाँ पे जो डिवीज़न होती है, डिवीज़न बेसिकली अगर फिज़िकली देखा जाए तो वो काम करने वाला तो नज़र नहीं आता ना, काम जो है वो एक इनटेंजिबल फैक्टर है, लेकिन लेबर जो है जो काम करती है वो टेंजिबल फैक्टर है। तो दैट्स वाई लेबर की जो डिवीज़न है वो नज़र आती है, पता चलता है कि ये ग्रुप 1 से रिलेट करें, ये ग्रुप 2 से रिलेट करें, ये ग्रुप 3 से रिलेट करें, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर जो है ये फंक्शंस को बेसिकली बैकएंड पे जो रीज़न होती है, बैकएंड पे जो एक माइंडसेट होता है वो फंक्शंस को डिवाइड करना होता है, लेकिन उन फंक्शंस को डिवाइड करने के लिए पहले लेबर को डिवाइड करना पड़ता है। लेबर का मतलब कि जो एम्प्लॉय जिस कैपेसिटी का आपको लगता है, जिसमें जो कॉम्पिटेंसी है, उसको उस लेवल पे जाकर क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। उनके ग्रुप्स बना दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अलग से एम्प्लॉयज़ होंगे, ज्योग्राफिक्स डिपार्टमेंट के अलग से एम्प्लॉयज़ होंगे, डेमोग्राफिक डिपार्टमेंट के अलग से एम्प्लॉयज़ होंगे, और सप्लाई एंड डिमांड चेन के जो है वो अलग से होंगे, ठीक है। अब जो प्रोडक्शन वाले लोगों ने काम करना है, प्रोडक्शन वाले लोग उसी में जो हैं वो माहिर होंगे, वो ही कॉम्पिटेंट होंगे। जो जियोग्राफिक्स के हैं वो उसी में स्पेशलाइज्ड होंगे, उनको पता होगा कि हमें जियोग्राफिक्स का काम कैसे करना है। जो डेमोग्राफिक्स के हैं वो उसी में मार्केटिंग को उस तरह से लेके चल सकते हैं, और जो मार्केटिंग के हैं, जो सप्लाई एंड डिमांड चेन्स को देखते हैं, मार्केट फोर्सेस को देखते हैं, वो डेफिनेटली अपने अपने डिपार्टमेंट के लिहाज से उन कामों को लेके चलना और लेके करना जो है वो ज़्यादा ईजी होता है। सो दैट्स वाई अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटेंसीज ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटीज़ ऑफ द एम्प्लॉयज़ आर बीइंग डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस इनटू द डिफरेंट सेक्टर्स कह सकते हैं, डिसिप्लिन्स कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब बेटा ये जो डिविजनल एक स्ट्रक्चर है या डिवीज़न है, इसमें क्या होता है कि ये नेसेसरी रिसोर्सेज होती हैं, ठीक है। यानी कि इसकी जो नेचर होती है वो नेसेसरी रिसोर्सेज का क्या मतलब है कि लेट्स सपोज अगर आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 10 लोगों को रखा है जो कि प्रोडक्शन के स्पेशलाइज्ड हैं, प्रोडक्शन के माहिर हैं, एंड दे नो वेरी वेल दैट हाउ टू कंडक्ट द प्रोडक्शन ऑफ अ बिज़नेस, ठीक है। तो अब उनको प्रोडक्शन करने के लिए जो है वो जो नेसेसरी रिसोर्सेज चाहिए वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उनको प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि अब जैसे मैं जो हूँ मैं लेक्चरार हूँ, ठीक है, और मैं अपनी फील्ड की एक्सपर्ट हूँ, मैं माहिर हूँ अपनी फील्ड की, लेकिन मुझे काम करने के लिए भी
आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ नेसेसरी रिसोर्सेज चाहिए। वो नेसेसरी रिसोर्सेज क्या है कि मुझे एक प्रॉपर क्लासरूम इन्वायरमेंट चाहिए, मुझे डाइस चाहिए, मुझे वाइट बोर्ड चाहिए, मुझे बोर्ड मार्कर चाहिए, मुझे डस्टर चाहिए, और एक पूरा एक क्लासरूम इन्वायरमेंट चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट माई डिमांड। ये सब चीज़ें नो डाउट मैं खुद से भी अरेंज कर सकती हूँ, बट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के काम को बेटर वे में लेके चलने के लिए ये ज़रूरी होता है कि उसको कुछ नेसेसरी रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएँ, ठीक है। तो ये नेसेसरी रिसोर्सेज जो हैं ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के इनके पास होंगे, जियोग्राफिक्स के इनके पास होंगे, डेमोग्राफिक्स के इनके पास होंगे, और सप्लाई एंड डिमांड चेन के जो है वो इनके पास होंगे। देन बेटे इंडिपेंडेंट ऑपरेशन डेफिनेटली प्रोडक्शन की ऑपरेशंस को डेमोग्राफिक्स में तो हम लिंकअप नहीं कर सकते ना, टोटली दे आर टोटली डिफरेंट, टू पोल्स अपार्ट, नॉर्थ एंड साउथ पोल, ठीक है। सो बट एनी हाउ डेमोग्राफिक्स डिपेंड प्रोडक्ट्स पे करती हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट्स डिपेंड करती है डेमोग्राफिक पे। जिस तरह की डेमोग्राफिक होती है उस तरह की प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं, और जिस तरह की प्रोडक्ट होती हैं डेमोग्राफिक मैनेजर्स को उसी तरह की डेमोग्राफी जो है वो चूज़ करनी पड़ती है, ठीक है। अच्छा बेटा कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग होती है कि हर डिपार्टमेंट जो है, लेट्स सपोज कि अगर जियोग्राफिक के डिपार्टमेंट ने अपने डिपार्टमेंट के लिहाज से कोई डिसीजन ले लिया है, कोई पॉलिसी बना दी है, और उस पॉलिसी की वजह से जो है अगर पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कोई लॉस हो गया है या कोई प्रॉफिट हो गया है, तो ये बाकी सारे डिपार्टमेंट जो हैं कि उनको ब्लेम नहीं कर सकते कि ये जियोग्राफिक डिपार्टमेंट का था, इन्होंने डिसीजन लिया, इन्होंने सब कुछ किया कि जी जब लॉस हो गया तो वो भी इन्हीं पे डालो, प्रॉफिट हो गया तो वो भी इन्हीं पे डालो, नहीं, क्योंकि ये एज एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन का काम है। तो अगर लॉस हो गया या प्रॉफिट हो गया तो वो सब शेयरिंग के साथ चलते हैं, उसको सब डिपार्टमेंट में जो है वो इक्वली ट्रीट किया जाता है, ठीक है। सो अगला जो है वो है बेटा हमारा नेटवर्क स्ट्रक्चर। अब वेरी इजी, ये अगेन यहाँ से खुद ही जो है ये डिमॉन्स्ट्रेट हो जाता है कि नेटवर्क का मतलब होता है रिलेशनशिप होना, ठीक है। ये जिस तरह से शायद मैंने आपकी क्लास में पहले बहुत दफ़ा भी एग्जांपल दी है कि जिस तरह से आप स्टूडेंट्स जो हैं वो पेपर में बैठते हैं, फाइनल पेपर में बैठती हैं या मिड टर्म्स में बैठते हैं, तो आप लोगों ने नेटवर्किंग की हुई होती है। नेटवर्किंग का मतलब ये है कि अगर बैड लकली आप फ्रेंड्स जो हैं वो अलग अलग बैठ जाते हैं, आगे पीछे बैठ जाते हैं या अलग अलग बैठ जाते हैं, तो आप डिसाइड कर लेते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ कि यार मैं टू अगर मैं इशारा करूँ तो आपने मुझे MCQs नंबर 2 का आंसर देना है, अगर 3 करूँ तो आपने मुझे 3 का आंसर देना है। सो इट मीन्स कि यू आर डूइंग नेटवर्किंग, यू आर मेकिंग रिलेशनशिप्स फ्रॉम द डिस्टेंस। समझ में आ गया? आप डिस्टेंस पे रहते हुए खुद को एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं, और उस लिंक के लिए आपने एक दूसरे को शॉर्ट कोड्स बताए हुए हैं, ठीक है। लाइक जैसे अगर मैं 1 का इशारा करूँ तो 1 बताना, 2 करूँ तो 2, जैसे अक्सर फ्रेंड्स ने क्लास फेलोज़ ने आपस में डिसाइड किया होता है ना कि यार अगर मैं ये करूँ तो इसका मतलब D ऑप्शन होगा, अगर ये करूँ तो इसका मतलब C ऑप्शन होगा। सो दीज आर ऑल द पार्ट्स ऑफ द नेटवर्किंग, ठीक है। ये एक एग्जांपल मैंने आपको दी है। तो बेटा इसी तरह से जो है वो नेटवर्क स्ट्रक्चर में क्या होता है कि रिलेशनशिप्स जो हैं जो बेसिकली एम्प्लॉयज़ के बीच में होते हैं, कोलीग्स के बीच में होते हैं, या अपर लेवल के लोअर लेवल के साथ रिलेशनशिप्स, या लोअर लेवल के अपर लेवल मैनेजमेंट के साथ रिलेशनशिप्स, उन सारे रिलेशनशिप्स को हैंडल करने के लिए या उन सारे रिलेशनशिप्स को स्मूथ वे में लेके चलने के लिए जो एक प्रॉपर नेटवर्क बनाया जाता है उसको हम नेटवर्क स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। अब बेटा ये जो रिलेशनशिप्स हैं ये 2 तरह के होते हैं, इंटरनल रिलेशनशिप्स और एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स। इंटरनल रिलेशनशिप्स में आपके रिलेशनशिप्स आ जाएंगे आपके अपने कोलीग्स के साथ, आपके लोग जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रह के आपके साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल में आपके सप्लायर्स आ जाते हैं, क्रेडिटर्स आ जाते हैं, डेटर्स आ जाते हैं, वो सब चीज़ें। लाइक मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि इंटरनल में क्या आ जाएंगे, आपके कोलीग्स आ गए, CEO आ गए, अपर लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल एम्प्लॉयज़, लोअर लेवल एम्प्लॉयज़, अपर लेवल एम्प्लॉयज़, ये सारे यानी कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपके साथ रहते हुए काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप बाहर के लोग कौन से होंगे? सप्लायर्स आगे जो बाहर से आपके साथ लिंक क्रिएट कर रहे हैं, आपके कस्टमर्स जो हैं वो बाहर के हैं, आपके डेटर्स, क्रेडिटर्स, ये सारे जो हैं ये बाहर के हैं, ठीक है। सो बेटा अब नेटवर्क स्ट्रक्चर में बेसिकली
किन बेसिस के ऊपर जो है ये स्ट्रक्चर बनाया जाता है या इस स्ट्रक्चर में किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। बट सबसे पहले कम्युनिकेशन लेवल को बेटर करने के लिए जो है वो नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाया जाता है। रिलायबल को वर्कर्स के लिए कि को वर्कर्स यानी कि एक दूसरे के साथ जब आप काम करते हैं तो आपको एक दूसरे पे रिलायबिलिटी रहे। आपको ये ना रहे कि यार इसको फेवरेटिज्म के बेस पे ये काम मिल रहा है, इसको फेवरेटिज्म के बेस पे प्रमोशन मिल रहा है, इसको फेवरेटिज्म के बेस पे ज़्यादा अहमियत मिल रही है। नो, एम्प्लॉयज़ शुड बी वेरी मच फ्रेंडली एंड दे शुड बी कॉन्फिडेंट इन द पर्सनैलिटीज़ ऑफ ईच अदर कि यार हम सब इक्वल हैं और हम सब जो हैं वो हम अपनी मेहनत के मुताबिक जो है वो हम काम कर रहे हैं। ठीक है, सो रिलायबल एक को वर्कर रिलेशनशिप होना चाहिए। डाउनवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इसमें चलता है। बेटा ये मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में डाउनवर्ड ही होता है क्योंकि बनता ही डाउनवर्ड है। ठीक है, वर्ल्ड की जो बेस है वही डाउनवर्ड फ्लो पे है। और बेटा ये लेस कम्प्लेक्स होता है, टायर्ड होता है। उसकी वजह ये कि क्योंकि ये रिलेशनशिप बेस पे होता है। तो एक नेटवर्क कम्युनिकेशन जो है वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो स्मॉल इन साइज़ हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस में आप ज़्यादा कह सकते हैं कि येस दे आर फॉलोइंग द नेटवर्क स्ट्रक्चर इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एज वेल। अच्छा बेटा ये टाइट का वर्क ये लेयर्स के लिए यूज़ होता है और लेयर्स का मतलब भी इक्वल लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ में चला जाता है। ठीक है, आप लेयर्ड फॉर्म में एम्प्लॉयज़ को कर लें, यहाँ पर फॉर्म में जो है वो एम्प्लॉयज़ को कर लें, इसी तरह से चलता है। अच्छा बेटा आगे जो आ गया वो हमारा हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर आ गया। हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर जो है वो वो ये बेटा इसको ये भी एक लाइन यानी कि लेट सपोज कि जैसे अपने वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को ड्रा करते हैं तो ये वर्टिकल लाइन है जो कि वाई एक्सिस को रिलेट करती है और ये जो लाइन है जो ग्राउंड लाइन होती है ये एक्स एक्सिस को रिलेट करती है और इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं और इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं। ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब ये कि आप यहाँ से ये भी कॉन्सेप्ट ले सकते हैं कि एवरीवन इज़ इक्वल इन लाइन। ठीक है, जैसे लाइन स्ट्रक्चर की तरह की इसकी सिमिलरिटीज़ हैं बिल्कुल। अच्छा बेटा ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर जो है ये मोस्ट एक्सेप्टेबल है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रेफर करती हैं कि हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर को फॉलो करें। ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये स्ट्रक्चर जो है ये शॉर्ट टर्म के प्रोजेक्ट्स के लिए बनाया जाता है, जो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए बनाया जाता है और एम्प्लॉयज़ के बीच में बनाया जाता है। अब जैसे एक मंथ का टारगेट है, 2 मंथ का प्रोजेक्ट है, तो चूँकि ये एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए प्रोजेक्ट है तो इसमें एम्प्लॉयज़ को लेकर आना, इसके लिए हायरिंग करना या इसके लिए एक स्ट्रक्चर बनाना जो है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, अच्छा हमें सबसे बड़ी बेटा एक बेसिक चीज़ ये समझनी है कि अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे तो हो सकता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन बेसिक जो उसका फाउंडेशन स्ट्रक्चर है वो कोई और हो, लेकिन अपने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को और छोटे छोटे गोल्स को अचीव करने के लिए उन्होंने जो है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को अडॉप्ट किया हो। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ गोल्स एंड डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ द फंक्शनैलिटी ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अच्छा बेटा ये इनिशियल बिजनेसेस जो हैं वो ज़्यादा हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर यानी कि जो बिजनेसेस अभी स्टार्टअप हुए होते हैं, जो अभी स्टार्ट ही हुए होते हैं उनके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होता है कि वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करें। देन क्विक डिसीजन मेकिंग होती है डेफिनेटली जब इनिशियल होता है और सब लोग जो है वो इक्वल लाइन पे रह के कॉन्फिडेंस के साथ काम करते हैं तो डिसीजन मेकिंग बेटर होती है। ठीक है, एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ होते हैं एंड एवरी एम्प्लॉय इन द लाइन इज अकाउंटेबल। अच्छा बेटा ये जो अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, अकाउंटेबल का मतलब होता है खुद को जवाबदेह होना। ठीक है, अब जैसे मैं जो हूँ मैं सीईओ की या आपके जो डायरेक्टर हैं अपने काम के लिए अपने लेक्चर को डिलीवर करने के लिए मैं आंसरेबल हूँ, मैं उनकी अकाउंटेबल हूँ। वो मुझसे किसी भी तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं बट आई हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि जो काम मैंने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे अपने लिहाज से अपने मुताबिक किए हैं, अपने डिसीजन के लिहाज से किए हैं, उनमें मैं अकाउंटेबल भी हूँ कि मैं अपर अथॉरिटी को आंसर करूँ। ठीक है, सो इसमें होता है कि हर एम्प्लॉय क्योंकि सब इक्वल लेवल पे होते हैं, पीयर लेवल पे होते हैं, लाइन एम्प्लॉयज़ होते हैं सारे, सो कोई कुछ भी करता है, अगर कोई लॉस हो जाता है या प्रॉफिट हो जाता है तो वो सारे जो होते हैं वो अकाउंटेबल होते हैं उस चीज़ के लिए। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट अगला जो है हमारे पास वेयर इज़ माय पेंसिल। स्टूडेंट्स अगला जो स्ट्रक्चर है वो है हमारे पास मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। और मैट्रिक्स स्ट्रक्चर जो होता है वो बिल्कुल सेम जो है
वो डिविजनल स्ट्रक्चर से मैच करता है, कि जिस तरह से मैट्रिक्स में आपने BCG मैट्रिक्स पढ़ा है, काउज, डॉग्स, कैश एंड क्वेश्चन मार्क। ये BCG मैट्रिक्स में जिस तरह से प्रोडक्ट्स लाइक करती जाती हैं वो इक्वल रैंक की कंसीडर होती हैं, चाहे वो डिफरेंट नेचर की हों, वो डिफरेंट बिजनेसेस की हों, वो डिफरेंट प्रोडक्शन स्टाइल से हों, कुछ भी हों, लेकिन एनी हाउ जो एक मैट्रिक्स के एक पोर्शन में आ गया वो इक्वल कंसीडर किया जाता है। तो इसी तरह से बेटा ये मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो एम्प्लॉई मैट्रिक्स के जिस हिस्से में लाई करता है, जिसकी जो कॉम्पिटेंसी होती है, उसको वहाँ पे जो है उस मैट्रिक्स में डाल दिया जाता है और फिर वो अपनी कॉम्पिटेंसीज़ के लिहाज से अपनी जॉब परफॉर्म करता है। ठीक है। सो बेटा मैट्रिक्स स्ट्रक्चर की जो स्पेशलिटी है, यानी कि इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये है कि ये कॉम्पिटेंसीज प्रेफरेंस, बिल्कुल वही बात जो मैंने आपसे पहले की कि एम्प्लॉयज़ की जी बेटे, कि एम्प्लॉयज़ की जो कॉम्पिटेंसी होती है, कॉम्पिटेंसी का मतलब कि जो काम जो बंदा ज़्यादा बेहतर तरीके से ज़्यादा अच्छा कर सकता है उसको उसकी कॉम्पिटेंसी के लिहाज से फेवरेबल मैट्रिक्स में जगह दे दी जाती है। ठीक है। एंड देन पूलिंग ऑफ एबिलिटीज़ ऑफ पीपल, बेटा ये पूल है, लाइक अगर 10 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इस एक मैट्रिक्स में लाई कर रहे हैं तो वो 10 की जो एबिलिटीज़ हैं वो मिलके एक पूल बन जाता है। ठीक है। सो इसमें जो होता है वो एबिलिटीज़ को पूल अप किया जाता है और मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर होता है, जिस तरह से हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर है उसी तरह से मैट्रिक्स स्ट्रक्चर भी जो है वो प्रोजेक्ट बेस होता है। ठीक है। हो सकता है कि बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस का जो स्ट्रक्चर हो, जो सेल्फ स्ट्रक्चर हो, वो कोई और हो, लेकिन किसी एक ख़ास प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने मैट्रिक्स स्ट्रक्चर चूज़ कर लिया हो। सो एनीहाउ मैंने यहाँ पे ये मेंशन भी किया कि ये वन प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर होगा, मीन वाइल एन अदर टू। वही बात जो मैंने आपसे पहले कही कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर जो हैं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब अगला जो है एंड दस रिपोर्टिंग टू द मल्टीपल्स, और इस तरह से हर यानी कि ये जितने भी मैट्रिक्स होंगे, जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे, अगर वो मैट्रिक्स बेस पे डिवाइड हो रहे हैं तो वो हर जो है वो मल्टीपल को जो है वो आंसरेबल होता है। ठीक है। उन्होंने रिपोर्ट करना होता है अपर लेवल मैनेजमेंट को, अपर लेवल मैनेजमेंट ने डायरेक्टर्स को, डायरेक्टर ने CEOs को, CEOs ने देन ऊपर ओनर्स को। सो बेटा ये इसमें जो अकाउंटेबिलिटी होती है, जो रिपोर्टिंग होती है वो मल्टीपल बेसिस पे होती है। ठीक है। अब बेटा अगला और लास्ट वन जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है हायरार्की स्ट्रक्चर। हायरार्की स्ट्रक्चर जो है वो बहुत इजी है और ये सबसे पहला और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशंस जो ज़्यादा लार्ज स्केल में होती हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं। जी बेटा। तो वो ऑर्गेनाइजेशंस जो ज़्यादा लार्जर स्केल में होती हैं और ज़्यादा बड़ी होती हैं और उनमें नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ ज़्यादा होते हैं, वो फिर कौन सा स्ट्रक्चर अडॉप्ट करते हैं, वो ये हायरार्की स्ट्रक्चर जो है उसको अडॉप्ट करते हैं। ठीक है। अब हायरार्की स्ट्रक्चर जो होता है ये बेटा मोस्ट नोन है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मल्टीनेशनल कंपनीज़ और लार्जर स्केल कंपनीज़ इसी को जो है वो फॉलो अप करती हैं। इसमें क्या किया जाता है, हायरार्की का मतलब होता है कि ग्रुप्स, आपने CEOs का एक ग्रुप बना दिया। ठीक है। लेट्स सपोज कि इस ग्रुप में 10 CEOs हैं। ठीक है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है तो आपने मैनेजर्स का एक ग्रुप बना दिया और लेट्स सपोज कि उसमें 50 मैनेजर्स हैं। ठीक है। सो आप जो है इस तरह से आप ग्रुपिंग कर देते हैं और हर ग्रुप का मेंबर जो है वो अपने अपने लिहाज से काम करता है। इसमें फंक्शनैलिटी के लिहाज से ग्रुपिंग होती है, ज्योग्राफिकल बेसिस के लिहाज पे ग्रुपिंग होती है, प्रोडक्शन बेस पे ठीक उसी तरह से जिस तरह से मैंने आपको जो है वो डिविजनल वर्क में जो है वो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जो जिस डिपार्टमेंट का जो जिस काम में ज़्यादा फेवरेबल होगा उसको उसी लिहाज से क्या कर दिया जाएगा, करेक्टराइज कर दिया जाएगा। एनी हाउ बेटा ये आज हमारे लेक्चर नंबर 18 जो है वो कवर हो गए हैं और आज ये आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का टॉपिक भी कवर हो गया है। आगे बस हमारे 2 लेक्चर्स रहते हैं और ये 2 लेक्चर्स जो हैं ये आपके इंशाल्लाह इसमें जो है वो हम बाकी का सारा सिलेबस जो है वो कवर अप करेंगे। सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है आपका, अब जो चीज़ें रह गई हैं वो बहुत इजी हैं, माइट भी पॉसिबल कि आपने पहले पढ़ी भी हुई हों। सो दैट्स वाई उनको हम बहुत माइनर से डिस्कस करेंगे, बहुत माइनर नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो वो जो है वो काम आप स्टूडेंट्स ने करना है। ओके।
ओके बेटा, अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी हुई तो आप इस लेक्चर के मुतालिक मेरे से पूछ सकते हैं। डिस्टर्बेंस होती है लेक्चर में, उसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ, बट आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग, आई ऑल्सो हैव मैनी इश्यूज़ विद मी, सो देन डेफिनेटली समटाइम्स दीज फैक्टर्स कैन नॉट बी इग्नोर्ड। तो डेट्स वाई बेटा, लेकिन एनी हाउ आई होप सो कि आप स्टूडेंट्स ज़्यादा अपसेट ना होते हैं।